हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और ये हमारा लगभग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा और हम डेली जो है 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम तक आते आते काफ़ी सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है। आप सभी को पता होगा जिसने एग्ज़ाम दिया होगा इसके पहले। तो हम आज से जो है पीजीटी के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। तो ये जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है और इस वीडियो में हमने मतलब 3 से 4 टॉपिक की जो है क्वेश्चन लिया है। और ऐसे ही करके हम हर वीडियो में 3 से 4 टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, सारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन है, पहला है खासी, दूसरा है टोडा, तीसरा है भील, चौथा है खस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खासी जनजाति। तो जो खासी जनजातियां होती हैं उसमें जो सबसे छोटी लड़की होती है, जो सबसे छोटी पुत्री होती है, उसको उत्तराधिकार मिलता है, यानी जो संपत्ति होती है उसका उसको उत्तराधिकार बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जा सकता है। आप लोग 30 सेकेंड वीडियो पॉज करके अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करिए, उसके बाद आप आंसर देखा करिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है महिला द्वारा परिवार की मुखिया बनना, दूसरा है महिला द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता, तीसरा है महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, चौथा है परिवार के समकक्ष पुरुषों के प्रति महिला में प्रतिस्पर्धा के भाव। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की जो परिवर्तित स्थिति है, मतलब जो परिवर्तन आया है वो मतलब किस तरीके से आया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। यानी आधुनिक भारतीय परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, मतलब वो भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में दादा दादी, नाना नानी तथा पोता पोती, नाती नातिन के बीच परिहास के संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन है, पहला नागा, दूसरा है संथाल, तीसरा है टोडा और चौथा है उराव। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उराव। तो उराव जनजाति में जो परिहास का संबंध होता है वो दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती और नाती नातिन के बीच पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो परिहास संबंध है ये क्या होता है, तो परिहास संबंध जो है ये जोकिंग रिलेशनशिप है। ये जोकिंग रिलेशनशिप है जो कि उराव जनजाति में इन सभी के बीच पाया जाता है, यानी जो हंसी मजाक का संबंध होता है। और इसका वर्णन, ये जो परिहास संबंध है इसका वर्णन किसने किया था, तो इसका वर्णन किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने, जोकिंग रिलेशनशिप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है। यानी नातेदारी संबंध में कौन सा स्पष्ट रूप से नहीं आता है। पहला ऑप्शन है विवाहजन्य संबंध, दूसरा है प्रस्थिति, तीसरा है समकक्ष समूह, चौथा है वंश परंपरा। तो इसमें से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, यानी नातेदारी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समकक्ष समूह। तो समकक्ष समूह जो है इसका नातेदारी से कोई संबंध नहीं है, यानी ये नातेदार में नहीं आता है। बाकी वंश परंपरा, प्रस्थिति और विवाहजन्य ये सारे नातेदारी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, तारवाड़ के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ये तारवाड़ है। तो देखिए, ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है चेरी, दूसरा है नंबूदरी, तीसरा है तवाजी और चौथा है कोली। तो देखिए इसका राइट आंसर बताने से पहले तारवाड़ क्या है इसे जानते हैं। तो तारवाड़ जो है ये केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली जो नायर जनजाति होती है उनमें पाया जाता है और ये एक मातृवंशी संयुक्त परिवार है। ये एक मातृवंशी संयुक्त परिवार है और इसे तारवाड़ के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में, केरल के मालाबार तट पर निवास करती हैं और ये नायर जनजाति होती है। और नायर जनजाति क्या है? तो एक मातृवंशी संयुक्त परिवार है। इसे तारवाड़ कहते हैं। और ये जो तारवाड़ जो है ये जब बहुत बड़ा हो जाता है तब इसे मतलब छोटे छोटे तारवाड़ इकाइयों में मतलब बांट दिया जाता है। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे तवाची कहते हैं। ये तवाजी लिखा है, तवाची होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुल मिलाकर के ये जो तारवाड़ होता है ये एक तरह का संयुक्त परिवार होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में हो जाता है तो इसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। और उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे तवाची कहा जाता है। और जो ये इकाइयाँ होती हैं मतलब तवाची होती हैं, तारवाड़ की जो संपत्ति होती है उसमें इनका कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन इससे संबंध इनका जरूर बना रहता है हमेशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी के एग्ज़ाम में जनजातियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो विवाह हो, परिवार हो, नातेदारी हो। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल जो है इग्नोर मत करिएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है आप उसे तुरंत नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समुदाय में 2 या 2 से अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पहला बहिर्विवाही कुल, दूसरा है मोइटी, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है अंतर्विवाही। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फैक्ट्री जो है या फिर फैक्ट्री ये है क्या? तो मतलब जब किसी कारण से कई गोत्र या कुल मिल करके एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं तब इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में भातृदल भी कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक सगोत्र अवयव जो होते हैं वो मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं तो उसे भातृदल कहते हैं। और भातृदल जो होता है ये एक बहिर्विवाही तथा एक रेखीय वंश समूह होता है और यह किसी भी जनजाति या जाति का प्रारंभिक जो होता है उपविभाजन होता है। और ये जो मोइटी वर्ड है, तो मोइटी क्या है? तो मोइटी मतलब जब किसी कारण से जो ये भातृदल होता है इसका 2 अंशों या 2 भागों में विभाजन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता है, तो प्रत्येक अंश या भाग को क्या कहते हैं? मोइटी या अर्धांश कहते हैं, या फिर गोत्रार्ध भी कहते हैं। इसे मोइटी को अर्धांश भी कहते हैं या फिर गोत्रार्ध। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मरुमक्कथम प्रथा में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? पहला ऑप्शन है मामा, दूसरा है माता, तीसरा है पिता, चौथा है चाचा। तो मरुमक्कथम क्या है? तो ये एक तरह की प्रथा है और इस प्रथा में क्या होता है कि जो विरासत मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? वो माता के द्वारा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? यानी वर्णात्मक और वर्गात्मक 2 तरह के जो है शब्दावली है। तो जिस शब्दावली में केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है, यानी आप जो है किसी उससे संकेत से या फिर जो वर्ड से आप किसी को बुलाते हैं वो केवल किसी एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अंकल है तो हम सभी के लिए यूज करते हैं या फिर। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बोलचाल वाली शब्दावली, दूसरा है नातेदारी शब्दावली, तीसरा है वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली, चौथा है वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। तो जो वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली होती है या फिर जिसे विशिष्टात्मक संबंध भी कहते हैं, विशिष्टात्मक संबंध सूचक भी इसे कहते हैं,
इसे लिख देते हैं। इसे विशिष्टात्मक सूचक संबंध भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए ही मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो लिया जाता है। और जबकि जो वर्गात्मक होता है, तो वर्गात्मक संबंध में क्या होता है, इसमें मतलब इसके अंतर्गत एक शाखा या फिर मतलब कई अलग अलग शाखाओं के व्यक्तियों को मतलब एक ही नाम के साथ संबोधित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आंटी वर्ड हो गया, तो आंटी वर्ड क्या है, तो ये कई लोगों के लिए प्रयोग होता है, जैसे चाची हो गई, मौसी हो गई, बुआ, तो इन सभी के लिए आंटी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये वर्गात्मक संबंध सूचक जो है इनको कहा जाता है। और वर्णात्मक में क्या होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे कि हम किसी को मतलब पिताजी बोला जाता है, तो पिताजी का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को पिताजी कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई और जो संबंधी हों उनको भी पिताजी कह सकते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया? पहला ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954, दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1949, तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, चौथा है हिंदू विवाह निर्योग्यता निराकरण अधिनियम 1946। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो जो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है। और इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख भी आते हैं। और इसमें जो है हिंदू विवाह की प्रचलित जो विभिन्न विधियां हैं उनको मान्यता दी गई है। और सभी जातियों को विवाह विच्छेद के अधिकार भी इसी अधिनियम में दिया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा मतलब एक विवाह की अनिवार्यता कर दी गई है, यानी सिर्फ कोई भी हिंदू है तो वो एक विवाह कर सकता है, तलाक के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। और इसके अलावा इसमें जो है गोत्र विवाह व जो सप्रवर विवाह था उसको समाप्त कर दिया गया है और सपिंड बहिर्विवाह को स्वीकार किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वंश परंपरा, दूसरा है दल, तीसरा है जाति और चौथा है परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्विकास का निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। यानी उद्विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं दी हुई हैं। तो पहली अवस्था है एक विवाह, दूसरी है बहुपत्नी विवाह, तीसरी है बहुपति विवाह, चौथा है स्वच्छंद संभोग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पक्षीय उद्विकासवादियों के अनुसार इन उद्विकासों का सार्वभौमिक रूप से सही क्रम क्या है? यानी कौन सा विवाह सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा विवाह उसके बाद आया। तो इसको क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोड। तो देखिए सबसे पहला जो है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा विवाह प्रचलित था? तो सबसे पहले स्वच्छंद संभोग था, यानी स्वतंत्र से सभी कोई भी चाहे जिसके साथ जो है संभोग कर सकता था। कोई ऐसी नियम कानून कुछ नहीं था कि एक शादी करना है या दो शादी करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले स्वच्छंद संभोग था। फिर दूसरा आया बहुपति विवाह, ये दूसरा आया और ये पहला। फिर बहुपति विवाह होने लगा, यानी एक पत्नी है तो उसके दो पति होते थे। और उसके बाद फिर आया बहुपत्नी विवाह, यानी बहुत सारी पत्नियों को रखने लगे लोग। उसके बाद लास्ट में आया एक विवाह। तो इस तरीके से इसका क्रम हो गया। देखिए 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को क्या कहते हैं? पहला है मातृबंधु, दूसरा है वंशबंधु, तीसरा है पितृबंधु, चौथा है भिन्न शाखीय स्वजन। एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितृबंधु। तो एक जब पुरुष के साथ पूर्वज होते हैं तो उसके वंशजों को पितृबंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये एक तरह की परिभाषा है। और ये परिभाषा मतलब ये किसके अनुसार है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है A.S. अल्टेकर के अनुसार, दूसरा है P.N. प्रभु के अनुसार, तीसरा है K.N. कपाड़िया के अनुसार और चौथा है P.V. कांडे के अनुसार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P.V. कांडे के अनुसार। तो ये जो ये कथन है ये P.V. कांडे के अनुसार है कि स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है,
विवाह तथा परिवार मामलों से संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था परिवार अधिनियम? पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1961, तीसरा है 1984, चौथा है 1971। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1984। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किबुजिम है। पहला ऑप्शन है विस्तृत परिवार के लिए गारो शब्द, दूसरा है मेक्सिको का एक धार्मिक पंथ, तीसरा है एक जनजातीय नृत्य, चौथा है आर्थिक रूप से समान परिवारों का समुदाय। तो किबुजिम ये क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से समान परिवारों का समुदाय होता है, इसे किबुजिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? पहला है संपत्ति वंशगति, दूसरा है वंशक्रम, तीसरा है किसी के रक्त संबंध, चौथा है वैवाहिक संबंध। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैवाहिक संबंध। तो वंशानुक्रम के नियमों से वैवाहिक संबंध का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि ये एक वैवाहिक संबंध होता है, मतलब जो दो परिवारों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्य हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना क्या कहलाता है? पहला है द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम, दूसरा है द्वैध मातृ वंशानुक्रम, तीसरा है द्वैध एकान वसिक वंशानुक्रम और चौथा है द्वैध पितृ वंशानुक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी सामाजिक रूप से जिसे पिता माना जाता है? पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है पेटर, तीसरा है जेनिटर और चौथा है कंपेराजगो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेटर। तो ये सामाजिक पितृत्व क्या है? तो जो बहुपति विवाह परिवार होता है उसमें पितृत्व यानी पिता का निर्धारण जो है ये एक तरह का संस्कार होता है, मतलब इसी संस्कार के द्वारा पिता का निर्धारण किया जाता है और इसके द्वारा सामाजिक पिता का निर्धारण किया जाता है। इसमें पत्नी को मतलब गर्भधारण के 5वें महीने में जिस व्यक्ति द्वारा धनुष बाण दिया जाता है वही होने वाला जो संतान होता है उसका पिता कहलाता है, यानी सामाजिक पिता कहलाता है। और इसे धनुष बाण देने का संस्कार भी कहते हैं और इसके अलावा जो है इसे परसुतमिपि संस्कार भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा परसुतमिपि संस्कार के बारे में। और यह जो है ये टोडा जनजाति में पाया जाता है, यह संस्कार जो है ये टोडा जनजाति में पाया जाता है। तो जो सामाजिक पिता होता है उसे पेटर कहा जाता है और जो जैविक पिता होता है यानी जो असल में बच्चे का बाप होता है उसे जैविक पिता यानी जेनिटर कहते हैं, लेकिन सामाजिक पिता का जो निर्धारण होता है उसे पेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने सहोदर समूह की संहति के संबंध में लिखा है? पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है इमाइल दुर्खेम, तीसरा है रेमंड फर्थ और चौथा है इवांस प्रिचार्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडक्लिफ ब्राउन। तो जो रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने सहोदर समूह की संहति के संबंध में लिखा था। और इसके अलावा जो रेडक्लिफ ब्राउन थे ये जो है वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा भी मानते हैं, वंशानुक्रम को कानूनी अवधारणा मानते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, दूसरा है के.ए. राय, तीसरा है के.एम. कपाड़िया और चौथा है ए.डी. रॉस। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊँगी। तो ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है, आप इसका जो है राइटर बताइएगा कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो आज का ये हमारा 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए आपको जो है ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम जो है प्रैक्टिस करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो आप वीडियो को साथ आप जो है चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।